नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अब बांग्लादेश में क्या होगा? क्या हिंदू सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि बीएनपी की जीत हो गई है और बांग्लादेश में इस जीत का असर ममता बनर्जी के यहाँ क्या होगा, मतलब बंगाल चुनाव पर क्या होगा और असम में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आज इसी को सियासत में समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। आइए अब खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश के हालात क्या थे वह किसी से छुपे हुए नहीं हैं। किस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, दीपू दास सबको याद ही होगा। इसके बाद भी कई ऐसे मामले सामने आए जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा था, खासकर भारत को भी। और भारत इस बात से चिंतित था, यहाँ की सरकार, मोदी की सरकार इस बात से चिंतित थी कि आखिर होगा वहाँ पर क्या, कैसे। और इंतजार था भारत को भी और दुनिया भर को कि चुनाव जब होंगे तो उसके परिणाम क्या आते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव से पाकिस्तान और चीन को निराशा हाथ लगी है। लेकिन अगर पाकिस्तान और चीन को निराशा हाथ लगी है तो आखिर भारत के लिए क्या मायने रखता है, यहाँ के हिंदुओं के लिए क्या मायने रखता है ये चुनाव और इसके नतीजे। तो जो नतीजे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, वहाँ पर जो पार्टी जीती है वो है बीएनपी। बीएनपी का मतलब है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी बम्पर जीत हुई है, धाकड़ जीत हुई है वहाँ के संसदीय चुनाव में। और यह जो संसदीय 13वें संसदीय चुनाव था वहाँ पर, जिसमें से जो बीएनपी है उसके अब सर्वे सर्वा है तारिक रहमान। और तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पीएम बनने जा रहे हैं। इनकी माँ खालिदा जिया थी, जो कुछ दिनों पहले जिनका निधन हो गया था और जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में गए थे, आपको याद ही होगा। मतलब भारत जो है, भारत को इस बात का एहसास हो गया था कि बीएनपी से भी बेहतर संबंध बनाना जरूरी है। और यहाँ से विदेश मंत्री गए थे उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। तो ये सब आप जानते ही हैं। अब इस चुनाव के बारे में जानिए, चुनाव में हुआ क्या है। देखिए, बांग्लादेश की जो संसद है उसमें 300 सीटें हैं कुल, जिसमें 299 सीटों पर चुनाव हुए थे। लोगों ने, अलग अलग पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और कुल 50 पार्टियां, राजनीतिक दल इस चुनाव में अपना किस्मत आजमा रही थी, जिसमें से सुपर जो है कहिए विक्ट्री हुई है किसकी, तो बीएनपी की। बीएनपी 299 में से 212 सीटों पर जीत हुई है उसकी। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी जब हम आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय नहीं हुई थी सीटों की संख्या, लेकिन एक बड़ी जीत है। अब है हार किसकी हुई है, तो हार हुई है इसमें जमाते इस्लामी पार्टी के। और जमाते इस्लामी पार्टी का जो था 11 दलों से गठबंधन था, जिसमें से एनसीपी का यहाँ मतलब है आपको नेशनल सिटीजन पार्टी। आप सबको याद होगा जब शेख हसीना को, उनकी पार्टी थी अवामी लीग, और शेख हसीना को किस तरीके से उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और शेख हसीना को किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की गई, शेख हसीना कैसे जान बचाकर वहाँ से भागी। और आप सभी जानते ही हैं कि हसीना जो है आपको भारत में रह रही हैं, भारत में शरण ली हुई हैं, राजनीतिक शरण ली हुई हैं। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर थी तो जमाते इस्लामी पार्टी, जिसके प्रमुख हैं आपको डॉक्टर शफीकुर रहमान। और उस सबसे बड़ी भूमिका है
स्टूडेंट की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी की, और उसके कर्ता धर्ता, उसके अगुआ कौन है? तो नाहिद इस्लाम। तो जो जमाते इस्लामी पार्टी का गठबंधन था उसको मात खानी पड़ी है, उसको बहुत गजब की शिकस्त मिली है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, ना पार्टियों की थी, ना पाकिस्तान को थी, और ना चाइना को थी इसकी। अब जिसमें एनसीपी जो छात्रों की जो पार्टी थी, वह उसको उम्मीद थी कि बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। वह 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 5 सीटों पर उसे फतह मिली है। और इसमें खास बात यह भी कि बांग्लादेश की चर्चा हम कर रहे हैं, तो 83 महिला कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से, जिसमें से 7 जीती, जिसमें से एक महिला कैंडिडेट जो है वो निर्दलीय भी हैं, जो चुनाव जीती हैं। और कुल इस चुनाव में 2028 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, ये है। और आपको बता ही दिए कि महिला भी जीती है। तो ये तमाम इसके आंकड़े हैं, इसकी खास बातें हैं। और खास बात बता रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि वहां पर बीजेपी, बांग्लादेश में बीजेपी को एक सीट मिली है, लेकिन और हाथी और साइकिल चिन्ह वाली जो पार्टी है उसका वहां पर सुपरा साफ हो गया है। तो बीजेपी, ये भारत वाली बीजेपी नहीं है, ये है बांग्लादेश जातीय पार्टी, इसका नाम है। और ये जो बीजेपी है, बांग्लादेश की बीजेपी जो है, उसका चुनाव चिन्ह कमल नहीं है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो बैलगाड़ी। उसको भी एक सीट वहां पर मिली है। तो ये फैक्ट था वहां पर। अब हम आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको इंतजार होगा कि आखिर हिंदुओं का क्या होगा। अच्छा, हिंदुओं का क्या होगा इससे पहले एक तथ्य और जानिए कि जो हिंदू बहुल सीट है, अच्छा हिंदुओं की आबादी कितनी है वहां पर बांग्लादेश में? तो 8% आबादी है, जिसमें 1,30,00,000 के आसपास वहाँ जनसंख्या है हिंदुओं की। हिंदू जनसंख्या वाली जो सीटें हैं, जो इलाके हैं, ज़रा वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वहाँ कितना असर पड़ा, कौन मजबूत रहा। तो आपको जो हिंदू बहुल सीटें हैं, जैसे गोपालगंज, वहाँ भी गोपालगंज वाला इलाका है, खुलना है, सिलहट है, चटगांव है और ठाकुरगंज है, उसमें बीएनपी को जीत मिली है। और जो खबर है, जो रिपोर्ट है, वो कहा जा रहा है जो शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, उसके जो वोटर थे, चूंकि अवामी लीग के चुनाव लड़ने पे वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया। जो अंतरिम सरकार थी बांग्लादेश की, यूनुस की जो सरकार थी, उसने इस पार्टी पर रोक लगा दी थी। और तो इसके जो वोटर थे और अवामी लीग को जो वोटर थे, उसमें हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद थी। तो वो सारे वोटर कहाँ? बीएनपी में शिफ्ट कर गए हैं। और यहाँ पर बीएनपी को बढ़िया कहते हैं कि अच्छी खासी तादाद में जो है वोटिंग हुई हिंदुओं की। और ये जो इलाका है, जैसे गोपालगंज जो इलाका है, उसमें 22% हिंदू आबादी है यहाँ पर। और यहाँ पर बीएनपी को 3 सीटों पर जीत मिली है। एक है गोपालगंज एक है गोपालगंज 2 और गोपालगंज 3 सीट से बीएनपी को जीत मिली है। और इसी गोपालगंज था जो अवामी लीग का गढ़ हुआ करता था। शेख हसीना जो है यहीं से चुनाव लड़ा करती थी। तो ये वो इलाका है। तो जो हिंदुओं वाले जो इलाका है वोटर्स का, उसमें बीएनपी को अच्छी बढ़त और बढ़िया समर्थन जो है वहां पर मिला है बांग्लादेश में। अब आपको आते हैं बताते हैं कि आखिर क्या होगा, इन सब चीज़ों का असर अब क्या होगा। और देखिए, बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, जिसके अब सब कुछ उनके बेटे जो हैं तारिक रहमान के हाथ में सब कुछ है, वो प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। तो जब वह 20 साल के बाद बांग्लादेश लौटे थे, तो उन्होंने इस बात का वादा किया था और कहा था कि जो धर्म है वह व्यक्तिगत चीज़ें हैं, लेकिन जो राज्य होता है वह नागरिकों के लिए होता है। अगर इस बात पर खड़े उतरते हैं तारिक रहमान, तब तो ये मान के चलिए कि जो एक खौफ या जो मन में
समझिए कि डर समाया हुआ है बांग्लादेश के हिंदुओं के मन में और भारत के मन में भी। जो पता नहीं वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं, तो उन लोगों का आखिर क्या होगा। तो अगर इस बात पर कि राज्य प्रत्येक नागरिक का होता है, अगर इस बात पर खरे उतरते हैं, तब तो बात कुछ और होगी। तब जो है इस तरह के हालात जो पिछले दिनों अंतरिम सरकार के दौरान में, यूनुस सरकार के दौरान में लोगों को देखने को मिला था, दीपू चंद्र दास वाले बात आप सबको याद ही होगी, तो वो हालात नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर बीएनपी के इतिहास की बात करेंगे तो आप गौर करेंगे तो बीएनपी का इतिहास बहुत साफ सुथरा नहीं रहा है। उस बनिस्पत में जो शेख हसीना की पार्टी थी, अवामी लीग की पार्टी थी, वो कहीं ना कहीं हिमायती रही हिंदुओं की। तो ये कसौटी है बीएनपी के लिए भी और देश और दुनिया के लिए भी कि तारिक रहमान इस कसौटी पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। हालांकि यह जो बम्पर जीत उनको मिली है उसमें हिंदुओं का एक बड़ा समर्थन मिला है बीएनपी को। तो अब हिंदू सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह तो वक्त बताएगा, इसमें अभी देखना पड़ेगा सरकार बनने के बाद क्या होता है। अच्छा, अब है कि इसका असर क्या हो सकता है। दो देखिए, जो बांग्लादेश है और जो भारत है, तो भारत की 4000 किलोमीटर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से को टच करती है। उसमें पश्चिम बंगाल की भी सीमाएं हैं और असम की भी सीमाएं हैं। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो उसका असर पश्चिम बंगाल पर भी पड़ता है और असम पर भी पड़ता है, यहाँ की सियासत पर भी पड़ता है। और आप जानते ही हैं समय समय पर किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बांग्लादेश घुसपैठियों पर उंगली उठाते रहे हैं, किस तरीके से उनके बयान आते रहे हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो भाजपा किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को घेरते रही है इस मसले पर, इसको बहुत बताने की और कहने की ज़रूरत नहीं है। शुवेंदु अधिकारी जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे थे तो भाजपा के सीनियर लीडर पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी ने इस पे सवाल उठाए थे और कहा था कि ऐसे हालात हम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कभी नहीं होने देंगे, ये कहा था। अब देख लीजिए, सियासत को अगर समझना है तो जैसे ही बीएनपी को जीत मिली वैसे ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चट से बधाई दे दी तारिक रहमान को। और यह बधाई कह रहा है कि कहीं ना कहीं वोट को साधने की कोशिश है, मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश है पश्चिम बंगाल में। अब कहिएगा बधाई तो नरेंद्र मोदी ने भी दी है, वाकई में पीएम ने भी बधाई दी है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है ताकि बेहतर संबंध हो। हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो ये एक ध्रुव सत्य है। अब रहा कि इसका असर क्या होगा। इसका असर जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में बीएनपी को हिंदुओं का समर्थन मिला है, ऐसे वोटरों का समर्थन मिला है, तो अब जो सियासत होगी, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल का भी और असम का भी विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर वहां पर जमाते इस्लामी पार्टी जीतती तो यहां का सियासी रंग बहुत गहरा होता, मतलब ध्रुवीकरण करने में बीजेपी को आसानी होती। कहां? तो असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी। अब कहा जा रहा है चूंकि हालात वहां बदल गए हैं बांग्लादेश में, तो अब सब कुछ निर्भर ये करता है कि अब जैसे ही शपथ लेंगे तारिक रहमान, उनका व्यवहार कैसा रहता है, उनकी सरकार किस तरीके से व्यवहार करती है हिंदुओं के साथ, इन सब चीज़ों पे सब कुछ निर्भर करेगा। सिर्फ अभी जो जीत मिली है उससे यह कहना कि पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभावित हो जाएगा, ममता बनर्जी बढ़त बना लेंगी, असम में कांग्रेस बढ़त बना लेगी, हेमंत बिश्व शर्मा से सत्ता छीन जाएगी, भाजपा से सत्ता छीन जाएगी, इस तरह के विश्लेषण शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी। रहमान की सरकार
का जो क्रियाकलाप रहेगा, जो स्टाइल रहेगा, उस पर सब कुछ निर्भर करेंगे, क्योंकि अभी महीने 2 महीने का वक्त है दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में। तो ये हो गया। अब एक बड़ा सवाल ये है बांग्लादेश के लिए, जब इतना सुन लिए तो थोड़ा और सुन लीजिए, जान लीजिए। बांग्लादेश के बारे में आपको बताते हैं कि बांग्लादेश जो है, रहमान की जो सरकार वहाँ बनने वाली है, उसमें बांग्लादेश में कई बदलाव भी होने वाले हैं। वो है, उसकी वजह है जो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की जो सरकार थी, उसने जुलाई चार्टर की घोषणा की थी कि जब सरकार बनेगी, नई सरकार, जब संसदीय चुनाव होंगे, तो वह सरकार जो है जुलाई चार्टर पर काम करेगी। तो उस पर भी खरा उतरना है। किसको? तो रहमान की सरकार को। साथ ही ये अभी जो वोटिंग हुई है, जिसके नतीजे के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, तो उसमें 2 तरह के वोट पड़े हैं। एक तो कि आखिर सरकार किसकी बने, और दूसरा जनमत संग्रह कराने के लिए भी वोटिंग हुई है कि देश में जनमत संग्रह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जनमत संग्रह क्यों कराया गया, इसके लिए क्यों लोगों ने वोट दिए हैं। तो इसलिए वोट दिए हैं कि संविधान में बदलाव। तो जो जुलाई चार्टर है, जुलाई चार्टर के माध्यम से उसमें 20 ऐसे बदलाव बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बदलाव होगा जब नई सरकार बनेगी, तो उसमें एक होगा कि वहाँ की जो सरकार है, जो बांग्लादेश है, उसमें सिर्फ एक सदन है, निचली सदन है, वहाँ पर संसद है, जिसके लिए वहाँ पर वोटिंग हुई है, ऊपरी सदन नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में भी अब राज्यसभा का गठन होगा इस चार्टर के माध्यम से। इसके लिए संविधान संशोधन होगा, जिस पर वहाँ के लोगों ने मुहर लगा दी है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है वहाँ की सियासत में, वहाँ की संसदीय प्रणाली में आपको ये देखने को मिलेगी, जिसमें भारत में यह व्यवस्था लागू है। और किसी भी कानून को बनाने के लिए, बदलाव करने के लिए, बांग्लादेश में पहले क्या था कि जो एक ही सदन हुआ करता था, और एक सदन में जिस पार्टी की बहुमत थी वो अपने अनुसार चीजों को बदल देती थी वह पार्टी। तो अब यह नहीं होगा, यानी कोई भी कानून वहां पे बनेगा तो ऊपरी सदन और जो निचली सदन है, दोनों में बहुमत जरूरी होगा। इसके बाद जो ज्यादा ताकत है वो अब पीएम के हाथ में नहीं होगा बांग्लादेश में। अब ज्यादा ताकत वहां के जो राष्ट्रपति होंगे उनके हाथ में ज्यादा ताकत दी जाएगी। तो एक बेहतर लोकतंत्र बनाने की इस चार्टर के माध्यम से, जो जुलाई चार्टर का हम जिक्र कर रहे थे, उसके माध्यम से बनाने की कोशिश है। अब सब कुछ जो नई सरकार आती है उस पर निर्भर करता है कि वह इन सब चीजों को कैसे लागू करती है, क्या करता है। अच्छा, एक और बदलाव होगा वहां पर आपको बांग्लादेश में कि कोई भी व्यक्ति जो है 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा, ये भी बदलाव होंगे। और राष्ट्रपति की शक्तियों में इजाफा होगा, ये बता ही दिए। अच्छा, एक चीज और बदलाव होने वाला है इस चार्टर के माध्यम से कि पार्टी लाइन से इतर वोट कर सकेंगे। अगर मान लीजिए कोई कानून है और उस कानून, आप ठीक है, आप किसी खास पार्टी से हैं, सरकार है आपकी, और आप चाह रहे हैं, कोई सांसद अगर चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे जो है ये कानून पसंद नहीं है, हमको विरोध करना है, और उनकी पार्टी के द्वारा वो कानून बनाया जा रहा है, सरकार वो है, तो वो पार्टी से इतर इस पर अपनी बात रख सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इसमें भी बदलाव वहां पे होगा। अच्छा, एक चीज और अब महत्वपूर्ण होने जा रहा है बांग्लादेश में आने वाले समय में, वो ये है कि अगर आपातकाल की घोषणा होगी देश में, तो वहां के जो नेता प्रतिपक्ष होंगे उनसे सहमति जरूरी होगी। मतलब जो सत्ता में पार्टी है वह अगर चाहे तो इमरजेंसी लागू नहीं कर पाएगी, उसके लिए विपक्ष की रजामंदी भी जरूरी होगी। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। ये तमाम जो चार्टर हैं इस पर भी बांग्लादेश में काम होंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बांग्लादेश में बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, और सबसे बेहतर होने की उम्मीद है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा, ईसाइयों की सुरक्षा। और ये बड़ा सवाल, अब भी बीएनपी चुनाव जीत गई है, तारिक रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अब भी ये बड़ा सवाल अब भी खड़ा रहेगा। ये कसौटी पे उतरना होगा बीएनपी की सरकार को बांग्लादेश में। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए यूट्यूब पर।
इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।